वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल SK एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और ये वीडियो 5th होगी, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये एक चैप्टर है 12th क्लास के बच्चों के लिए, जो कि पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक उनकी उसमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र 4th चैप्टर, और इसका एक टॉपिक हमारा अभी भी पेंडिंग है, जो कि उसका एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका नाम सार्क है। इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और समझेंगे कि सार्क है क्या। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 वीडियो बना दी है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हमने कई सारी चीज़ों को कवर किया है, कई सारे क्षेत्रीय संगठनों को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो आपका और भी सारे हो, ब्रिक्स के साथ साथ चाहे जापान की स्टोरी हो, चाहे वो चाइना की हो, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को हमने पढ़ा, आसियान हो। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बेसिक तौर पर यहाँ पर जानेंगे सार्क के देशों के बारे में। देखिए बच्चे, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। जो ये चैप्टर है और इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिक तौर पर मुख्य रूप से एक क्षेत्रीय संगठन पर केंद्रित होगी है। यानी आज की क्लास किस पर केंद्रित होने वाली है? एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में, सार्क। पहले मैं इसकी कुछ डिटेलिंग वीडियो बता देता हूँ। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिस भी क्षेत्रफल में वो आता है उसमें आने वाले जितने भी देश होते हैं, जितने भी देश, उन सारे देश आपसी सहयोग कर कर हर एक मुद्दे पर एक सहमति पर अपने विकास और अपने देश को आगे बढ़ा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 8 दिसंबर सन 1985 में अगर हम माने तो 7 देशों ने अपना एक क्षेत्रीय संगठन बनाया। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न अक्सर ये होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कई बच्चा आसियान और कई बच्चा सार्क में बड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि दोनों दक्षिण एशिया के ही देश हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम इसकी फुल फॉर्म जानेंगे तो हम आसानी से इन दोनों को समझ सकते हैं कि सार्क देशों में, यानी सार्क जो देशों का समूह है, इसमें कौन से देश शामिल हैं, और वहीं एशियन जो आसियान है उसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और आपकी स्क्रीन के सामने मैं मैप भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं बेसिक तौर पर यहाँ पर इसमें 8 देश शामिल हैं, जहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहला देश बांग्लादेश है इसमें। फिर अगर हम बात करें, भारत हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव और भूटान हो गया। सार्क के सदस्य देश है। अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल 2007 में एक नया देश ने इसकी मेंबरशिप हासिल की, और तब से ये 8वें देश के रूप में सदस्यता लेते हुए सार्क में अपनी एक भूमिका निभा रहा है, जिसका नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने 3 अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में, याद रखना, सदस्यता ली थी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि सार्क और आसियान के में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है बच्चे, सिंपल सी, कि दोनों ही दक्षिण एशिया की कंट्रीज़ों के समूह हैं, क्षेत्रीय संगठन है। बट जो आसियान है, अगर हम बात करें उसकी फुल फॉर्म देखें तो ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। तो बच्चे यहीं से क्लियर हो जाता है, ये एक संगठन है साउथ ईस्ट एशियन का, यानी एशिया की कौन सी देशों का? साउथ और ईस्ट। साउथ क्या होता है? अगर हम बात करें दक्षिण, यानी दक्षिण एशिया के ईस्ट, यानी दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का समूह है। और जबकि सार्क में दक्षिण एशिया के देश आते हैं। दक्षिण एशिया में आपकी स्क्रीन के सामने दिख सकते हैं आप कि ये जो मैप हमने लगाया है, ये आने वाले देश, यानी ये देश दक्षिण एशिया के सदस्य हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, सार्क के अलावा जो हमारी आसियान है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो ये आपका क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया की कंट्रीज़ हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन जरूर है। इसकी शुरुआत सबसे पुराने संगठनों में से एक सन 1985 में हुई थी, तारीख 8 दिसंबर। ये संगठन मुख्य रूप से इसीलिए बनाया गया था ताकि इसके सदस्य देश आपस में एकता का परिचय देते हुए एक रूप में अपने विकास और साथ ही साथ सहयोग को बढ़ावा दे सके। ये संगठन मुख्य रूप से अपनी और दूसरों की भलाई, जिससे समाज और कहीं ना कहीं वहाँ पे रहने वाले लोगों को तरक्की की राह पर ले जाया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए संगठन का निर्माण किया गया था, जिसमें बहुत सारे चीज़ें देखी, बहुत सारे पड़ाव देखे, और इसके कुछ उद्देश्य भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सार्क है क्या। तो देखिए बच्चों, सार्क यानी
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। यह संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक व राजनीतिक संगठन है। ऑब्वियस सी बात है, क्षेत्रीय संगठन जब कोई कई सारी कंट्रीज़ मिलकर बनाती हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर अपने आप को आगे ले जाना होता है। तो यह संगठन भी मुख्य रूप से आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बनाया गया। शुरुआत में 7 देश इसके सदस्य थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। लेकिन 3 अप्रैल 2007 को 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बन गया। तो ये बात आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन हाँ, 2007 में अफगानिस्तान ने 14वें शिखर सम्मेलन में इसकी सदस्यता हासिल की। सार्क सदस्य देशों का जो मुख्यालय है, यानी ये जो सार्क क्षेत्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय आपका नेपाल में काठमांडू पर स्थित है, जो कि 16 जनवरी 1987 को बनाया गया था। यानी जब सार्क बना था, ये क्षेत्रीय संगठन बनने के ठीक 2 साल बाद इसके मुख्यालय काठमांडू नेपाल में बनाया गया। और ध्यान रखने वाली बात बच्चे ये है कि अगर ये एक क्षेत्रीय संगठन है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें महासचिव भी होंगे। तो सार्क के जो सदस्य देश हैं, इनमें से किस देश का व्यक्ति महासचिव बनेगा, ये कैसे निर्धारित होता है? तो इसको निर्धारित करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक ली गई है। ये जितने भी सदस्य देश हैं, इनके शब्द यानी इनके जो लेटर्स होंगे, उनका फर्स्ट लेटर जो होगा, यानी इनके वर्ड्स के फर्स्ट लेटर, एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें इंडिया का फर्स्ट लेटर आई है, तो सबसे पहले इन 8 देशों के फर्स्ट लेटर को उठाया जाएगा नाम के, और जो अल्फ़ाबेटिक हिसाब से बढ़ते क्रम पे होगा, उन देशों के देश के व्यक्ति को इसका महासचिव बनाया जाता है, जो कि 3 साल के लिए नियुक्त होता है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो श्रीलंका के श्री वीराकून हैं, ये आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, यही व्यक्ति वो है जो इस समय वर्तमान में सार्क क्षेत्रीय सहयोग संगठन के क्या है, महासचिव है। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है और वर्तमान में इसमें महासचिव श्री वीराकून है, जो श्रीलंका के हैं। सार्क महासचिवों की नियुक्ति देश की वर्णमाला के अनुसार होती है, ये बात मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। सार्क में महासचिवों की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है, ये बात भी ध्यान रखने वाली है बच्चे। इसका पहला महासचिव कौन थे, याद रखना, ऑब्वियस सी बात है, इससे ये बात क्लियर होती है कि जब ये बना था तो इसके प्रथम महासचिव कौन रहे होंगे, किस देश के रहे होंगे, कौन रहे होंगे इसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन किस देश के रहे होंगे वीडियो पॉज करके आप सोचिए। जब अल्फ़ाबेटिक लेटर से चालू होता है तो बांग्लादेश इसमें पहले नंबर पर आता है, तो बांग्लादेश के ही थे जिनका नाम क्या था, जो अबुल एहसान थे। तो सार्क में महासचिवों की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है और इसका पहला महासचिव अबुल एहसान थे, जो बांग्लादेश के थे। देखिए बच्चे, ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग संगठन को जब बनाया जाता है ना, तो कुछ उद्देश्यों को लेकर, आप अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ उद्देश्य होंगे। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई टीवी देखता है, कोई टिकटॉक बनाता है आजकल, ठीक है ना, हर किसी के अपने अपने शौक़ हैं, कोई सस्ते शौक़ करता है, कोई महंगे शौक़ करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य लेकर करता है। अगर एक नशेड़ी भी नशा कर रहा है तो उसका उद्देश्य है कि मेरे को नाली में गिरना है ना। वैसे ही ये जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन बना, इसके क्या उद्देश्य रहे होंगे, जरा जानते हैं। सबसे पहला उद्देश्य, देखिए, क्षेत्रीय सहयोग संगठन कोई भी हो, उसके कुछ मुख्य उद्देश्य ही होते हैं, मेन जो है, जिसमें से पहला है जीवन स्तर में सुधार के लिए। इस संगठन का निर्माण मुख्य रूप से जो इसके सदस्य देश है, उनमें व्यक्तियों के जीवन में सुधार और बेहतरी की जा सके, ताकि सहयोग से हर एक व्यक्ति को रोजगार, हर एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव को स्थापित किया जा सके। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी सार्क के सदस्य देशों ने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया, जो सार्क के नाम से जाना गया। तीसरा उद्देश्य है आपसी विवादों को बातचीत से निपटाने हेतु। सार्क संगठन जो बनाया गया वो इसलिए भी बनाया गया क्योंकि ये जो सदस्य देश है ज़्यादातर पड़ोसी है, चाहे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का मनमुटाव हो, भारत पाकिस्तान का मनमुटाव हो, बांग्लादेश भारत के बीच में थोड़े से, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद हो, भारत पाकिस्तान को सीमा एलओसी की सीमा को लेकर विवाद हो, रेड क्लिफ को, या फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा जो कि हमारी ड्यूरेंड लाइन है, इसको लेकर विवाद हो, किसी से छुपा नहीं है। तो इन्हीं विवादों को आपसी बातचीत से निपटाने के लिए भी इस संगठन को इंट्रोड्यूस किया गया था। चौथा उद्देश्य इसका क्या था, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना। सार्क सदस्यों का इस क्षेत्रीय संगठन को बनाने के पीछे ये भी उद्देश्य था, ताकि ये सारे देश एक मंच पे आएंगे तो कहीं ना कहीं इससे व्यापार को काफ़ी हद तक क्या मिलेगा,
फ़ायदा मिलेगा। व्यापार बढ़ेगा, एक दूसरे देशों में ट्रस्ट बढ़ेगा और व्यापार बढ़ने से ऑटोमेटिक क्या होगा, जीवन स्तर में सुधार आएगा, विकास के अवसर खुलेंगे और लोगों की तरक्की होगी। पांचवा कारण क्या था, सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी होना। ये चाहते थे कि सारे सदस्य देश एक दूसरे से कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो सके, एक दूसरे से चीज़ों को लेकर दूसरे देशों को उन चीज़ों को देकर जो चीज़ें उन देशों के लिए बेहतर है, कहीं ना कहीं ऐसे आदान प्रदान से एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता यानी सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकें। छठा उद्देश्य जो था सार्क, ये जो सार्क क्षेत्रीय संगठन बनाया गया इसका, वो ये था कि ये लोग चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा हित पर सहयोग करना, ताकि ये सारे देश, सदस्य देश आपस में आकर एक दूसरे के लिए कार्य कर पाए। सातवां उद्देश्य जो था वो आपसी विश्वास और सूझबूझ और सहयोग करना, ताकि एक दूसरे पर ट्रस्ट, क्योंकि ये ज़्यादातर देश एक दूसरे के पड़ोसी देश है, तो ये देश चाहते थे कि ये एक दूसरे से क्या कर सके, आपसी भाईचारे से एक विश्वास बना सके, जो कि हर एक देश के लिए और पड़ोसी देशों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। आठवां उद्देश्य इसका था कि तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। ये देश चाहते थे कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान के सहयोग को बढ़ावा दे, तो इसी वजह से ये सारे देश आपस में, जो दक्षिण एशिया के हैं, आपस में आए और 8 दिसंबर सन 1985 यानी 9 दिसंबर 1985 को इन्होंने मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की, जिसका नाम कहलाया सार्क, जिसे हमने क्या बोला, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉरपोरेशन। लेकिन बच्चे याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी क्षेत्रीय संगठन को जब बनाया जाता है ना, तो कुछ पैमाने उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं कि वो किस प्रकार से, किस आधार पर उस संगठन को निर्मित किया जाएगा। इसी को लेकर जो सार्क सदस्य देश है, यानी ये सार्क जो क्षेत्रीय संगठन है, इसका भी निर्माण किया गया। इनके सिद्धांतों को जानते हैं कि सार्क क्षेत्रीय संगठन के निर्माण और इसको बनाने के क्या सिद्धांत थे। इसमें सभी, पहला जो कारण है वो, इसमें सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। पहला सिद्धांत था कि इसके अंदर होने वाले कोई भी निर्णय हो वो इसके सारे सदस्य देशों की रजामंदी के बाद ही लिए जाएंगे। दूसरा सिद्धांत ये रखा गया इसका कि द्विपक्षीय यानी दो पक्ष, अगर कोई एक भारत या पाकिस्तान जैसे मान लेते हैं, ये दो देश है, तो द्विपक्षीय विवादों पर संगठन में बैठकर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। यानी इस क्षेत्रीय सहयोग संगठन का इस्तेमाल कोई भी दो देश अपने पर्सनल विवादों को सुलझाने के लिए नहीं करेंगे। यहाँ पर उन्हीं मुद्दों को लाया जाएगा जो मुख्य रूप से क्या होंगे, जो सारे देशों के लिए कंसर्नफुल होंगे या फिर सारे देशों के लिए इन्वॉल्वमेंट के रूप में होंगे, यानी उनसे संबंधित होंगे। तीसरा सिद्धांत जो था इसका, वो था सभी देश एक दूसरे देशों की आपसी प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करेंगे। चौथा उद्देश्य सिद्धांत जो था इसका, वो था कोई भी देश एक दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और पांचवा था कि सभी सदस्य देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सार्क सदस्य के देश जो भी है, ये आपस में आए और इन्होंने सार्क का निर्माण किया। याद रखिए बच्चे, बट कहीं ना कहीं आज वर्तमान में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इसके सदस्य देश आपस में ही मनमुटाव करके बैठे हुए हैं। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान हो, भारत पाकिस्तान हो, भारत आपका बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो, इन सभी देशों ने कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव इन सभी देशों के बीच में देखने को मिलता है। तो कहीं ना इतने साल बीतने के बाद ये उस तरह से सफल नहीं हो पाया जिस तरह से इसको होना चाहिए था। इसीलिए आज सार्क का ना एक विकल्प ढूंढा जाता है, जिसमें कुछ देश आपस में आते हैं और इन्होंने अपना एक क्षेत्रीय संगठन बनाया। सार्क का जो विकल्प है आज के टाइम पे वो बिम्स्टेक है। अगर हम बात करें, इसके सदस्य देश मैं आपकी स्क्रीन के सामने भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये सारे देश जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं वो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और इसको बनाने का कारण यही था कि कहीं ना कहीं सार्क जो क्षेत्रीय संगठन है, इसके अंदर मौजूद देश एक दूसरे के कहीं ना कहीं विरोधी है। इसी वजह से ये पूर्ण रूप से कार्य करने में विफल रहा है। याद रखना, मैंने आपको बता दिया कि सार्क 8 दिसंबर 1985 में बना था। और याद ये बात भी रखनी है कि ढाका समझौते के बाद ही इसकी स्थापना की गई थी, कि इसकी स्थापना ढाका घोषणा पत्र के तहत हुई थी। देखिए बच्चे, ये बात तो अभी हमने पढ़ी कि इसके सिद्धांत क्या थे, किन उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्रीय संगठन को बनाया गया। अब हम बात करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इसके विकल्प के रूप में बिम्स्टेक आया, यानी बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन का निर्माण हुआ इन दक्षिण
एशिया की कंट्रियों के द्वारा। क्योंकि सार्क की कुछ असफलताएं और यही असफलताएं इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां रही, जिसके कारण आज सार्क पूर्ण रूप से कार्य करने में विफल रहा है। सार्क की असफलताओं को पढ़ते हैं। इसमें पहला है इसके सदस्य देशों के मध्य आंतरिक अशांति और अस्थिरता का होना। दूसरा इसका जो असफलता है वो है सार्क के सदस्य देशों के बीच में आपसी विवाद होना। तीसरा, भारत के बड़ा देश होने के नाते बाकी देशों द्वारा भारत में पूर्ण रूप से विश्वास न कर पाना। सार्क के अंदर जितने भी देश मौजूद हैं उनमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो के मुकाबले भारत सबसे बड़ा देश है, इसलिए बाकी देश पूर्ण रूप से आंख बंद करके भारत की ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। उनको आज भी ये खतरा है कि भारत एक बड़ा देश है, इसके नाते हो सकता है कि सार्क में अपनी धौंस जमाएगा भारत, इसी वजह से वो पूर्ण रूप से भारत पर विश्वास नहीं करते हैं। आपसी विवाद देखे जाते हैं इसमें, ठीक है ना, और आंतरिक अशांति है खुद ही। चौथा कारण है इसकी असफलता का कि सार्क देशों में अनपढ़ता, बेरोजगारी और भुखमरी। ये किसी से नहीं छुपा कि पूरे विश्व में सभी महाद्वीपों में एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जो सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ भुखमरी, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। एशिया में भारत की, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें 40% से ज़्यादा आबादी निवास करती है। इसी वजह से अनपढ़, बेरोजगारी और भुखमरी यहाँ पर आम बात है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये देश आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं बना पाए, जो इसकी असफलता को लेके आया। पांचवा कारण इसकी असफलता का था कि इसके जितने भी सदस्य देश है वो आपस में एकता का उनमें अभाव है, अभाव बोले तो कमी। और छठा कारण था जो ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि आपसी लड़ाई, क्योंकि ये सारे देश एक दूसरे से आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, यही वो कारण था। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात बच्चे ये है, इसमें एक और चीज़ आई। 2004 में इस क्षेत्रीय संगठन के अंदर एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये सदस्य देश आपस में आसानी से व्यापार भी कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए एक क्षेत्रीय संगठन, इसी क्षेत्रीय संगठन के रूप में एक ग्रुप का, एक एरिया का, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रकार के सिस्टम का निर्माण किया गया जिसे साफ्टा कहा गया। साफ्टा की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इन देशों ने सन 2004 और इसे 2006 में लागू किया गया। इसमें जो सन 2004 में जब ये इंट्रोड्यूस किया गया 12वें शिखर सम्मेलन में, साफ्टा का इंट्रोड्यूस किया गया, साफ्टा का प्रोसेस कि क्या होगा, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सार्क के सदस्य देश आपस में एक दूसरे के साथ फ्री तौर पर मुक्त व्यापार कर सकें, और इससे क्या होगा, इन देशों के बीच में आपसी सौहार्द बढ़ेगा, एक दूसरे में ट्रस्ट बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए बेहतर होगा और ये तरक्की करेगा। साफ्टा को लाने के पीछे के क्या उद्देश्य थे जरा जानते हैं। पहला उद्देश्य, सदस्य देशों के मध्य व्यापार का स्वतंत्र आवागमन। ये चाहते थे कि सार्क सदस्य देश एक दूसरे के साथ जो व्यापार करे वो स्वतंत्र रूप से हो, मुक्त व्यापार हो। दूसरा इसका उद्देश्य था लोगों का मुक्त आवागमन, ताकि इसके सदस्य देश भी एक दूसरे के देशों में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकें। लेकिन तीसरा, अगर हम बात करें लेकिन की, अभी हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों, आना जाना तो बहुत दूर की बात है, ये देश आपस में एक दूसरे की पॉलिटिकल रूप में भी ना कहीं मदद नहीं करते हैं। तीसरा इसका उद्देश्य साफ्टा का लाने का सदस्य देशों के बीच में मित्रता और राजनीतिक एकता को बढ़ावा देना था। चौथा इसका उद्देश्य जो था वो सार्क के मध्य से भारत पाक के मध्य विश्वास बहाली का प्रयास किया जाए। इसे लाने का केवल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मनमुटाव है उसे ख़त्म करना ही नहीं था, बाकी अन्य सदस्य देशों के बीच में भी जो मनमुटाव है उसे ख़त्म करना था। पांचवा इसका उद्देश्य जो था वो विवादों को सुलझाया जाए और विश्वास बहाली की जाए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। आज सार्क जो है वो पूर्ण रूप से अपने जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसका निर्माण किया गया उनको प्राप्त नहीं कर पाया है। इसी वजह से विकल्प के तौर पर बिम्स्टेक को देखा जाता है। याद रखना बच्चे, साफ्टा को लाया गया था 12वें शिखर सम्मेलन में, जो कि 4 से 6 जनवरी 2004 के बीच में इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ हुआ था। और ये एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता था। इस पे सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस समय अफ़गानिस्तान इसका सदस्य देश नहीं था, क्योंकि अफ़गानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना, और 1 जनवरी 2006 में इस संगठन जो था ये प्रभावी हुआ और लागू हुआ। साफ्टा एक प्रकार से आप क्षेत्रीय संगठन का, सार्क का एक हिस्सा मान सकते हैं।
ठीक है ना, जिसका मेनली उद्देश्य है सार्क सदस्य देशों के बीच में सहयोग और आपसी मनमुटाव को ख़त्म करके एकता का भाव पैदा करना था। तो आपने इस टॉपिक में ये जाना कि सार्क था क्या, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये सारे देश एक साथ आए और इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, वो क्या कारण थे जिन सिद्धांतों पर सार्क को बनाया गया, और साथ ही साथ हमने जाना कि साफ्टा क्या था, साफ्टा को लाने के पीछे के कारण क्या थे, और साथ ही साथ इसके उद्देश्य। और अंत में हमने ये भी जाना कि किन कारणों से आज सार्क जो क्षेत्रीय संगठन है वो कहीं ना कहीं आज उस तरह से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया था, और उसके पीछे के कारणों को जाना और असफलताओं को भी समझा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको अगले टॉपिक किस पर वीडियो चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो धन्यवाद।